हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर करवाऊंगी। और इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं। हर एक ब्लॉक में आपको 4 यूनिट्स दे रखे हैं, जिसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक से पढ़ा रही हूँ और इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली वीडियोज़ मैं आपको दूंगी उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊँगी। आपसे एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होगा, किस तरीके से आप इन चीज़ों को समझेंगे। अभी हम फिगर ऑफ स्पीच कर रहे हैं, उसके आगे के पार्ट को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इससे पहले मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। दो मैंने अभी शायद प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं करी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ आप देखेंगे ना BEGLA के नाम से मैंने 137 के नाम से आपको थंबनेल भी मिल जाएगा। प्लस मैंने उनमें नंबरिंग कर दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। और अभी रिसेंटली अपलोड किया है, ज़्यादा नीचे भी वो वीडियोज़ नहीं गई हैं। आप देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिनेडॉइक। सिनेडॉइक क्या होता है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप होता है और इसका मतलब होता है नॉन लिटरल कम्युनिकेशन। सिनेडॉइक क्या है? इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द होल और द होल और टू अ पार्ट। तो सिनेडॉइक एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक जो पार्ट होता है ना वो पूरी कम्युनिटी को या पूरी सोसाइटी को एक्सप्रेस कर देता है। अब जैसे कि 4 व्हीकल्स होते हैं, तो आपको 4 टायर्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? व्हीकल का एग्जाम्पल है। तो उससे रिलेटेड सब चीज़ों को आपने डिफाइन कर दिया। आप बोलते हैं कोई गर्ल है, तो आपने जितनी भी फीमेल कम्युनिटी है उस पूरी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो सिनेडॉइक में ऐसा ही होता है कि जिसमें एक कोई भी पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, वो पूरे होल को डिफाइन करता है। इसके अलावा और सिनेडॉइक इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच यू यूज अ पार्ट ऑफ समथिंग टू स्टैंड फॉर द होल थिंग। और सिनेडॉइक ऐसा भी फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे आपने किसी का कोई पार्ट यूज करा जिसके लिए जो पूरी कम्युनिटी के लिए खड़ा हो जाता है, या होल थिंग जो होती है वो उसको डिस्क्राइब कर देते हैं हम बाय उस पार्ट की हेल्प से। एक छोटे से पार्ट की हेल्प से आप उस पूरी चीज़ को डिफाइन कर पाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। हैज़ माइक गॉट व्हील्स? तो ये जो व्हील है ना, इसका मतलब क्या है? व्हील का मतलब होता है जो व्हीकल्स में लगे होते हैं। टायर्स की बात यहाँ पे करी गई है, तो ये कार भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, बाइसिकल भी हो सकती है। लेकिन अगर इस व्हील को और ज़्यादा अगर कॉम्प्रोमाइज और ज़्यादा इसको समझाना पड़ता तो हम यहाँ पे 4 व्हील्स लिखते हैं, तो आप अपने आप क्लियर कर लेते कि किस चीज़ की बात करी गई है। अगर यहाँ पे लिखा होता हैवी व्हील्स है, तो आपको पता है कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक वगैरह होते हैं या ट्रेन की हम बात करते हैं, तो उनका एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते थे। तो एक व्हील से ये पूरी चीज़ को डिफाइन कर दिया गया। उसके अलावा लुक एट दैट स्कर्ट, तो यहाँ पे जो स्कर्ट वर्ड है ना, ये किससे रिलेट करता है? विमेन से रिलेट करता है। तो यहाँ पे विमेन को मीनिंगफाइड करा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कैन यू स्पेयर योर वॉलेट? तो जब आपने वॉलेट की बात करी तो वो किससे रिलेट करता है? मनी से रिलेट करता है। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम सिनेडॉइक कहते हैं। यहाँ पे आपको पोएम की फॉर्म में दे रखे हैं। देखिए, जो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, वो आपको काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कलेक्ट किया है, जिसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़ी कम लेंथ में दे रखे हैं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा और समझ में भी आएगा। प्लस आपको थोड़ा पैटर्न का भी आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। सिनेडॉइक के बाद में नेक्स्ट आता है मोनोटोनी। अब इसमें ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट और जो एडजस्टेंट होता है सब्स्टिट्यूट फॉर दैट ऑफ द थिंग मीन। अब इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? जो जिससे वो चीज़ बनी होती है उससे आप जब उसको एट्रीब्यूट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, कि उस चीज़ को समझाने के लिए आप किसी और चीज़ का यूज़ करें। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहले तो एक और भी यहाँ पे मोनोटोनी की मैंने एक और डेफिनेशन दे रखी है। द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू द समथिंग यूजिंग अ वर्ड दैट डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स क्वालिटीज और फीचर। जैसे कोई किसी की क्वालिटी या फीचर जब आप यूज़ करते हैं और उससे पूरा रिलेट करके आप किसी को समझा देते हैं, तो उसे हम मेंटोनॉमी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई इंजॉय रीडिंग शेक्सपियर। अब आपको पता है जो शेक्सपियर है ना, वो क्या है? राइटर है। उनके जो प्लेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने उनके प्लेज या जो भी उनकी स्टोरीज वगैरह उनका नाम नहीं लिया, आपने सिर्फ ये बोला कि आपको उनकी रीडिंग पसंद है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ क्राउन आपने बोल दिया, तो यहाँ पे आप किसको बता रहे हैं? एक किंग को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जैसे कोई भी पोजिशनल है, ऑफिशियल पोजिशन है, उनके जो हेड हो गए या फिर कुछ भी ऐसे आपने समझा दिया, तो वो पूरे एक कम्युनिटी में आ जाते हैं। इसके अलावा प्लीज क्लीन द ब्रास। अब जब आपने वर्ड बोला ब्रास, तो ब्रास क्या है? एक तरीके का
का मेटल है, तांबा जिसको कहते हैं, तो एक तरीके का मेटल है, तो इसमें आपने एग्जाम्पल क्या लिया कि ब्रास को क्लीन नहीं करें, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं उसको क्लीन करना। इतना समझ में आ गया। वहीं पे जैसे आपने रस्टिंग या जो ये कोरोजन होता है, ये कोरोजन वर्ड आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसका मतलब क्या होता है, एक अनवांटेड लेयर किसी भी मेटल के ऊपर आ जाती है। जैसे कि आयरन जो होता है उसके ऊपर रस्टिंग होती है, सिल्वर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो आयरन पे रस्टिंग का मतलब ये नहीं है ना कि आप सिर्फ कूलर को ही डिफाइन कर रहे हैं या किसी लोहे की चीज़ को। तो आयरन पे रस्टिंग का मतलब ये है कि आप जितनी भी चीज़ें जो आयरन से बनी है जिसके ऊपर रस्टिंग हो रही है, आप उन सबको डिफाइन करें। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। माई फ्रेंड प्लेज ब्यूटिफुली। अब जो ये जैसे वर्ड्स आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड बात करी गई है। तो कोई भी चीज़ है ना, आपको उसमें जितनी भी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं तो वो सब एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो इसे हम मेटोनेमी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर ऑफ फीलिंग टू एनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। और इन पर्सोनिफिकेशन एज इन मेटाफर is implied the purpose of personification like that of metaphor is to make the description vivid। और अब देखिए, जो मेटाफर होते हैं ना और पर्सोनिफिकेशन है, इन दोनों को आपस में रिलेट किया गया है। जैसे जो मेटाफर और सिमली जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि सिमली का मतलब होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं कि ब्रेव एज माउंटेन या ब्रेव एज स्टोन। तो आपने क्या चीज़ बोली है कि आप कंपैरिजन करें एज और लाइक वर्ड को यूज़ करके। लेकिन जब आप मेटाफर यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट वही चीज़ बोलते हैं कि लाइफ इज़ हाईवे। तो वहाँ पे आपने लाइक या एज वर्ड का यूज़ नहीं किया, सीधा सीधा आपने बता दिया कि लाइफ क्या है, हाईवे है, जहाँ पे नॉन स्टॉप बढ़ते हुए चले जाना है। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं, लेकिन आप उसमें बढ़ते चले गए। तो वो एग्जाम्पल किसका था? मेटाफर का, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में। मेटाफर के दो टाइप्स होते हैं, एक्सटेंडेड होता है और मिक्स्ड मेटाफर होता है, जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर अभी तक नई वीडियो देखी है तो पहले वाली वीडियो को देखिए, उससे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जो पर्पस होता है पर्सोनिफिकेशन का, वो भी मेटाफर की तरह ही होता है। किसी का जो डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा अलग बना देना, कुछ अलग तरीके से डिफाइन करना। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? इज अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइसेस इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स। तो जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक पोएटिक लिटरेरी है जिसका यूज कैसे किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको हम ह्यूमन ट्रेट्स दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है पर्सोनिफिकेशन का, जैसे व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड एज अ ब्लोइंग और द सन इज शाइनिंग। अब जो सन है उसको हम शाइनिंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं, या जो विंड है उसको ब्लोइंग से, बहने से डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल होता है। आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पर्सोनिफिकेशन के बाद में आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट चैप्टर में या यूनिट कह सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में 2 में मैं आपको करवा रही हूँ आयरनी। आयरनी का मतलब होता है किसी के ऊपर व्यंग्य जब हम कसते हैं तो उसे हम आयरनी कहते हैं। आयरनी कंसिस्ट इन यूजिंग वर्ड्स विच आर अपोजिट टू वंस मीनिंग। आयरनी जो होता है ना, जो आपका कहने का मतलब होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट सेंस में आप उसको बोलते हैं। जैसे कि आप किसी से बोलते हैं अच्छा वर्ड आप बोलते हैं, तो कई बार वो नेगेटिव सेंस में भी बोलते हैं कि अच्छा, इस टाइप से, और कई बार आप बोलते हैं अच्छा ओके। तो दोनों ही तरीके से आपने वर्ड एक यूज़ किया अच्छा, लेकिन उसका कहने का तरीका जो है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो इसे हम आयरनी में यूज़ करते हैं। या फिर जब हम किसी पे व्यंग्य कसते हैं कि हाँ वो तो ज़्यादा ही खूबसूरत है, या इस तरीके से जब आप कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में बोलते हैं जो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी आप उसको बोलते हैं, तो वो चीज़ आयरनी में आती है। यहाँ पे एग्जाम्पल बोला गया है व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर। अब यहाँ पे आपका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा दोस्त है। तो कई बार होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका कोई काम रह गया या आपके किसी काम में आपके फ्रेंड ने हेल्प नहीं करी, तो आप उस टाइम पे उनको ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा दोस्त है ये, या व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, जहाँ पे नीड थी वहाँ पे वो काम नहीं आया। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, जो आप सेंटेंस बोलते हैं उसका जो मीनिंग होता है स्टेटमेंट का वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसे हम आयरनी कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस बोला व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर व्हेन यू मीन जस्ट द ऑपोजिट, तो आप यहाँ पे गुड फ्रेंड नहीं बोले, आप
नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं कि इतना भी अच्छा दोस्त नहीं है, तो ये चीज़ आपने किस में बोला, ऑपोजिट सेंस में बोला, और इस चीज़ को हम बोलते हैं आयरनी। तो यू आर जस्ट यूजिंग द डिवाइस ऑफ आयरनी, जिसके ऊपर हम किसी के ऊपर कोई व्यंग्य कसते हैं, और ये जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है आयरनी। यहाँ पे और आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि अ चाइल्ड रन अवे फ्रॉम समवन थ्रोइंग अ वाटर बैलून एट हिम एंड फॉल्स इनटू द पूल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे दे रखा है, आप किसी के ऊपर ना पानी डालना चाहते हैं, होली का टाइम है और आप किसी के ऊपर पानी डाल रहे हैं, एक बैलून मारना चाहते हैं और वो आपके बैलून से बचने के चक्कर में पानी में गिर जाए। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल यही दे रखा है कि जो वाटर बैलून को इस बच्चे पे फेंक रहा था और वो बच्चा उस वाटर बैलून से बचने के चक्कर में कहाँ पे गिर गए, पूल में। तो बैलून से तो बहुत कम भीगते, लेकिन पूल में गिरने की वजह से वो पूरी तरीके से भीग गए। तो यही एग्जाम्पल आपको समझा रखा है कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप कम खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, पैसे बचाने के चक्कर में कहीं पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर आयरनी हो सकती है, एक व्यंग्य कसा जा सकता है आपके फ्रेंड से या जिसके भी साथ में आप गए हुए होते हैं। अब आयरनी जो है ना वो दो टाइप से आती है, एक होती है सिचुएशनल और एक होती है सटायर। तो दोनों ही मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैं समझा रही हूँ द आयरनी ऑफ सिचुएशन। तो अनदर टाइप ऑफ आयरनी इज दैट ऑफ सिचुएशन इन विच ट्रू मीनिंग ऑफ अ सेट सर्कमटेंसेज इज नॉट रिवील्ड अल्टी द आउटकम ऑफ द सर्कमटेंस इज सीन। अब जो ये सिचुएशनल आयरनी होती है, इसमें यूजुअली जो एक्चुअल मीनिंग होता है या जो ट्रू जो मीनिंग होता है वो चीज़ को रिवील नहीं किया जाता है। अब इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं समझाती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी ना अनएक्सपेक्टेड या जो अनइंटेंडेड या डेवलपमेंट हो गया, और वो चीज़ होती है आयरनी ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इजी वर्ड्स में। सिचुएशन आयरनी इज व्हेन द आउटकम इज द ऑपोजिट और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे बिल्कुल अलग जब आपको कोई सिचुएशन होती है, तो उसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा सा सीन चल रहा है, बहुत ही सब कुछ बढ़िया बढ़िया सा हो रहा है, तो आपके माइंड में ना एक स्टोरी क्रिएट होने लग जाती है कि हाँ भाई आगे इस मूवी में ऐसा ऐसा होने वाला हो सकता है, या इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, या इसमें लास्ट में कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो मूवी है ना उसमें कुछ हो जाए अनएक्सपेक्टेड, जो चीज़ आप नहीं सोच रहे थे उसके अनएक्सपेक्टेड उससे ऑपोजिट कोई चीज़ हो जाए, तो वो चीज़ होती है सिचुएशनल आयरनी में। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप एग्जाम देने गए, आपका जो भी सब्जेक्ट आप एग्जाम देने गए और आपने देखा कि आपसे पहले वाले जो बैच के बच्चे हैं ना वो काफ़ी खुश हो रहे हैं क्योंकि अंदर आराम से चीटिंग हो पा रही है और पेपर भी ईजी आ रहा है। आपके अंदर ना एक पिक्चर क्रिएट होने लग जाती है, पेपर इजी आएगा, चीटिंग हो सकती है। और चीटिंग हो सकती है कि नहीं, क्योंकि आप उनके फेस के स्माइल को देख के ना शॉर्टी हो जाती है। जब कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें करनी होती है ना, तो थोड़ा भी पॉजिटिव कुछ होता दिखता है ना, हमारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस टाइम पे आपने सोचा हाँ ये चीज़ तो भाई हो सकती है, तो आप आराम से हंसते नाचते मुस्कुराते हुए गए। लेकिन आपने क्या देखा, आपके रूम में तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, उन्होंने तो चीटिंग तो दूर, उन्होंने आपको फेस भी टर्न करने नहीं दिया। तो ये चीज़ होती है सिचुएशनल आयरनी में। यूजुअली इसको आप इससे डिफाइन करेंगे कि कोई चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ ना हो के कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए। बारिश हो रही है, पूरे दिन से बारिश हो रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन से होगी अब मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या हो गया, सिचुएशनल आयरनी हो गया है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। सिचुएशनल आयरनी इन्वॉल्व्स द रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन नॉट मैचिंग विद योर एक्सपेक्टेशंस। जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट जो रिजल्ट आता है उसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। वन सच एज अ बेकर बीइंग्स एन एलर्जी टू फ्लोर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बेकर है जो उसका बेकरी का ही काम होता है, डेली बेसिस पे काम वही होता है, और उसे फ्लोर से जो आटा है उसे एलर्जी है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक काम जिसका जो होता है, जो सर्जन है, उसे उसका काम ही सर्जरी है, लेकिन फिर भी उसे किसी निडल से या किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो ये एक सिचुएशनल आयरनी हो जाता है। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, तो उसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आयरनिक कॉन्ट्रास्ट। तो आयरनिक कॉन्ट्रास्ट जो है उसको अचीव किया जाता है बाय द शोइंग द इमेजिनरी एंड द एक्चुअल सिचुएशन एट द सेम टाइम। जो कुछ आप इमेजिन कर रहे हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन है, उन दोनों को जब आप सेम टाइम पे शो कर देते हैं, तो ये चीज़ होती है कॉन्ट्रास्ट में। क्लियर हुआ इतना? डिफरेंस बिटवीन टू व्हाट समटाइम्स अपीयर्स टू मीन वर्सेस व्हाट इज लिटरली मीनिंग। अब कई बार क्या आप सोच रहे होते हैं और क्या उसका एक्चुअल में मीनिंग होता है, तो वो चीज़ आपकी आती है इसमें आयरनी कॉन्ट्रास्ट में। इज एसोसिएटेड विद बोथ ट्रेजेडी और ह्यूमर। तो कोई भी ट्रेजेडी हो सकते हैं, ह्यूमर हो सकता है, तो ये सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें आपकी जो इमेजिनेशन है और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो कोलैबोरेट करे या कोलैप्स करे, उसे हम आयरनिक कॉन्ट्रास्ट कहते हैं।
इसके बाद में आयरनी में लास्ट आपके पास में पॉइंट आता है आयरनी इन सटायर। तो सटायर क्या है, इज अ लिटरली वेपन डायरेक्टेड अगेंस्ट पर्सन और इंस्टीट्यूशंस दैट द ऑथर बिलीव शुड बी करेक्टेड, और द राइटर ऑफन डिस्क्राइब अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन बट मेक्स इन डायरेक्ट पैरेलल टू द रेफरेंस ऑफ द थिंग्स वी नो दैट वी रियलाइज व्हाट इज दैट राइटर इज क्रिटिसाइजिंग। तो यहाँ पे जो ये है ना आपके पास में आयरनी इन सटायर का मतलब हो गया, जैसे कि आप किसी पे ना सटायर मारते हैं, जैसे पॉलिटिकल कार्टून्स बना दिया आपने, किसी पॉलिटिशियन को उठाया और उनसे रिलेटेड जो फ़नी इमेजेस होती हैं, जो फ़नी मीम्स होते हैं वो बना दिए। इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना क्योंकि मुझे नहीं पता, बस मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ। तो ऐसा जब आप कुछ करते हैं ना तो वो आयरनी जो होती है वो सटायर में होती है। इसके अलावा जो कोई ह्यूमर फैलाते हैं, जो कोई अफवाह फैलाते हैं शुगर कोटिंग के साथ में, बहुत ही मीठा मीठा बन के आप किसी चीज़ के लिए ऐसा कर देते हैं, तो वो एग्जाम्पल आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में पैराडॉक्स और एंटीथीसिस। ये भी काफ़ी अच्छे फिगर ऑफ स्पीच हैं इस यूनिट में। जो फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2 है इसमें यही दो मेन बचे हैं आपके पास में, एक आता है पैराडॉक्स एंड सेकंड वन इज एंटीथीसिस। तो पहले पैराडॉक्स मैं आपको समझाती हूँ। तो ये एक जो फिगर ऑफ स्पीच है इज अपेरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट्स विच इज नेवरदलेस फाउंड टू बी ट्रू। अब इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकती। पैराडॉक्सल सिचुएशन जो होती है उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स होते हैं एंड पुट टुगेदर मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेशन ऑफ 5th बर्थडे एनिवर्सरी। तो ये क्या है, आपकी जो सिचुएशन होती है वो करेक्ट भी हो सकती है लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है, तभी वो करेक्ट हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सेलिब्रेशन ऑफ 5th बर्थडे एनिवर्सरी बाय 20-year-old मैन। अब एक आदमी जो है ना वो 20 साल का हो गया लेकिन उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 5th सेलिब्रेट हो रहा है। अब जितना आजकल गवर्नमेंट जॉब की आप लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ना, जैसे नौकरी का एक मतलब अकाल सा पड़ा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग तो आप इस लॉजिक को बहुत आराम से समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो February 29 में उसका बर्थ हुआ हो लीप ईयर के अकॉर्डिंग, तो उसकी एज 20 ईयर्स हो गई लेकिन उसका बर्थडे सिर्फ 5th बर्थडे ही रह गया हो। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो ये आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ लगेगी कि जिस दिन इंसान पैदा हुआ उसी दिन मर गया। तो इस टाइप की सिचुएशंस आपने ये रीजनिंग वाला जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं ना, तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं कि एक जो इंसान है जिसकी 20 ईयर्स ओल्ड एज है लेकिन वो अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एक सेंस बनाता है कि इफ द मैन वॉज born on February 29। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पैराडॉक्स में। पैराडॉक्स के बाद में नेक्स्ट आता है एंटीथीसिस। तो एंटीथीसिस का मतलब होता है जब आप दो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक साथ पुट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटीथीसिस। तो एंटीथीसिस रेफर्स टू द पुटिंग टुगेदर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ और वर्ड्स सो एज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ बैलेंस। तो जैसे कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ हैं उनको आपने एक साथ रखा लेकिन एक बैलेंस के साथ में रखा, तो वो एग्जाम्पल होते हैं एंटीथीसिस के। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, माई वर्ड्स फ्लाई अप माई थॉट्स रिमेन्स बिलो। अब जो वर्ड्स है ना वो काफ़ी उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं का मतलब बहुत ऊंचे वर्ड्स जा रहे हैं, और जो थॉट्स है ना वो क्या हो रहे हैं, बिलो है, नीचे हैं। मतलब कि आप जो सोच पा रहे हैं उस चीज़ को उतना ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत लंबा लंबा फेंक दिया और उसके बाद में वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ें आपकी एंटीथीसिस का एक एग्जाम्पल होता है जहाँ पे दो अपोजिट थॉट्स, एक तो फ्लाई अप हो गया कि मतलब उड़ना हो गया, और एक चीज़ हो गई है कि ज़मीन पर है, बिलो है, ज़मीन पे है। तो ये चीज़ें आपको इसमें एग्जाम्पल से रिलेट करना है। जहां पे जो डायरेक्ट ऑपोजिट होता है और जो समथिंग एल्स इससे रिलेटेड होता है, तो उस चीज को जब हम लिख देते हैं तो ये एक एंटीथीसिस का एक एग्जाम्पल होता है। ओके तो ये चीज़ आपको समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें एक और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोज। तो आपने मैन जो है ना उसने कोई चीज़ को, किसी चीज़ को प्रपोज किया लेकिन भगवान जी की साइड से वो चीज़ मना हो गई। अब भगवान जी खुद तो मना करने नहीं आए थे, तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई जिसकी वजह से वो काम मना हो गया। तो ये दो ऑपोजिट थॉट्स है कि एक बार मना भी है और हाँ भी है, तो ये दोनों को साथ में रखा और बैलेंस कर दिया गया। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं एंटीथीसिस के। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलेगरी। एलेगरी का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई स्टोरी होती है, पोएम होती है या पिक्चर होती है जिसके अंदर एक हिडन मीनिंग को रिवील करा जाता है। कोई उसके अंदर एक मीनिंग छिपा हुआ है और उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे उसका कोई मोरल वैल्यू हो गया या जो पॉलिटिकल थॉट हो गया, उसके पीछे जब आप उस वजह को समझ पाते हैं तो वो चीज़ आती है एलेगरी में। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको। अब जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें कोई मोरल वैल्यू छिपा होता है तो उसको आप पहचान पाते हैं, उसको रिवील कर पाते हैं। या फिर जो पॉलिटिशियंस
होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो स्टेप्स होते हैं, उनके पीछे का इंटेंशन जब आप समझ पाते हैं तो वो चीज़ें एलेगरी में आती हैं। सो एलेगरी क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, यूजुअली अ स्टोरी और अ डिस्क्रिप्शन इन विच द पर्सन, द प्लेस, द ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट्स हैव मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। जो लिटरल मीनिंग होता है, जो थॉट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, उसके अलावा भी कुछ अलग से पर्सन का, प्लेस का या ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है, और उसे जब आप रिवील करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो चीज़ होती है एलेगरी में। इसके अलावा इट ऑफन इम्प्लाइज द पेनिट्रेटिंग ऑन लाइफ एंड सोसाइटी। द कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफन रिप्रेजेंट्स आइडियाज और क्वालिटीज सच एज पेशेंस, प्योरिटी। जैसे आपको ना स्टोरीज में या जो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, कहीं पे एसेज वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें, मोरल वैल्यूज दिखाई जाती हैं कि पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है, प्योरिटी सिखाई जाती है, ट्रुथ बताया जाता है कि सच्चाई की हर वक्त जीत होती है, फॉल्सहुड हो गया है, जो एंगर, जेलेसी, ये जो फीलिंग्स होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज होते हैं, ये चीज़ें आप उस थॉट को पढ़कर समझ पा रहे हैं, तो ये चीज़ें एलेगरी में होती है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके पास में रिटर्न में एक मटेरियल होता है, लेकिन उसके पीछे जो ऑथर का जो इंटेंशन होता है, जो मीनिंग होता है, उसको जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो वो चीज़ें एलेगरी का एक एग्जाम्पल होती हैं। has been sometimes defined as an extended or sustained metaphor because of theme, और जो थीम होती है उससे भी रिलेट करके आप चीज़ों को समझ पाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी एलेगरी में आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप इसमें बस यही ध्यान रख लेना कि जो भी स्टोरीज हैं या किसी के पीछे का आपने मोरल वैल्यू समझ लिया तो वो आपको समझ में आ गया, तो ये चीज़ें होती हैं एलेगरी में। जो चीज़ आपको सामने दिखाई जा रही है उसके अलावा भी उसका कोई मीनिंग है और जो आप समझ पा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिंबल। बहुत बहुत ईजी है ये, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है सिंबल में। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल एक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप कभी पूरा सेंटेंस नहीं बोलते या पूरी स्टेटमेंट नहीं बोलते, तो वहाँ पे एक सिंगल चीज़ से, एक पिक्चर से, एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट से चीज़ें आप समझा पाते हैं, तो वो एग्जाम्पल होता है सिंबल का। तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। सिंबल कैन बी अ साइन, सिंबल एक साइन हो सकता है, मार्क हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, और अन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर हो सकती है, लुक्ड अपॉन एज अ रिप्रेजेंटिंग समथिंग। अब एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। साइन का मतलब जैसे आप प्लस माइनस के जो साइंस देखते हैं, तो इसमें इस साइन से आपको पता चल जाता है ना कि यहाँ पे इस सब्सेक्शन में या न्यूमेरिकल में क्या चीज़ आपको करनी है। कोई मार्क है, क्वेश्चन मार्क, आपको पता चल जाता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, या कोई पिक्टोरियल अरेंजमेंट है, कहीं पे कोई फूड की कोई चीज़ बनी हुई है, खाने की कोई चीज़ बनी हुई है, तो उससे आपको उसके पीछे की पूरी स्टोरी समझ आ जाती है कि यहाँ पे खाने से रिलेटेड कोई बात करी गई है। पार्टी जो सिंबल्स होते हैं वो आपको समझ में आ जाता है। तो ये एग्जांपल है सिंबल का, जहाँ पे आप पूरी स्टेटमेंट, सेंटेंस को यूज़ नहीं करते, कुछ चीज़ों को शॉर्ट में ही आप समझा जाते हैं। जैसे डेंजर का होता है, एक स्केलेटन, खोपड़ी बना दी हो जाती है, स्कल बना दिया जाता है, तो वो क्या है? सिंबल है डेंजर का, आपको समझ आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। अब सिंबल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई हो गया, और कुछ फोनेटिक सिंबल्स होते हैं जिसका वेरियस साउंड होता है। इसके अलावा रेड जो होता है उसको सिंबल ऑफ डेंजर बना दिया गया है, हमें पता है। कहीं पे अगर आपने ऐसे प्लस साइन देखा है मेडिकल चीज़ों के ऊपर, तो आपको पता है वो मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड साइन है। तो ऐसे जो सिंबल्स होते हैं ना, आपको एक शॉर्टी दे देते हैं कि इसका ये मतलब होता है, बिना बड़ी स्टेटमेंट के। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जैसे आप स्टॉप, रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, येलो लाइट हो गई, तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए। इसके अलावा लीफ है, ब्रांच है, और वर्थ है, टू द ऑलिव ट्री इज अ सिंबल ऑफ पीस हो गया। जो ग्रीन कलर है, या जो ऐसे जो ट्रीज वगैरह के जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, तो इसको पीस, शांति का एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो ऐसे कुछ सिंबल्स आपने लगा लिए। इसके अलावा जो फ्लैग होता है वो डिस्टिंक्टिव सिंबल होता है किसी भी कंट्री का। तो यहाँ पे सिंबल्स में ये सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे कुछ आपको सिंबल्स दे रखे हैं, ये जैसे जो जीसस क्राइस्ट होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो इसको यूज करते हैं, और इसके ऊपर जो जीसस क्राइस्ट उनको हैंग किया गया था, तो ये उनका सिंबल है। वहीं पे कुछ और सिंबल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो सिंबल बेसिकली क्या होते हैं कि आपने किसी चीज़ को ना बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, बिना किसी स्टेटमेंट के, तो उसे हम सिंबल कहते हैं। सिंबल्स के बाद में नेक्स्ट आपके पास में फिगर ऑफ स्पीच आता है इमेजरी। अब इसके साउंड से ही क्लियर होता है, इमेजरी जो वर्ड है ये इमेजिनेशन से आता है, जो कि आपका सेंस ऑफ एक्सपीरियंस होता है किसी लैंग्वेज के थ्रू, जिसको आप इमेजिन कर पाते हैं, एक मेंटल पिक्चर आप उसकी क्रिएट कर पाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए आप में से किसी को छोले भटूरे बहुत पसंद है और आपने कहीं पे भी खाए और वो आपको बहुत टेस्टी लगे, तो जब आप छोले भटूरे नेक्स्ट टाइम आप सुनेंगे या नाम आप कहीं पे भी सुनेंगे ना, तो आपके माइंड में ना वो पिक्चर बन जाएगी। एक कटोरी में छोले हैं और प्लेट में भटूरे रखे हुए हैं और वो एकदम फूले हुए हैं, तो ये चीज़ क्या है, एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो जाती है, इमेज क्रिएट हो जाती है जब आप उस साउंड को या उस लैंग्वेज में या उस तरीके की कोई चीज़ को सुनते हैं।
तो यही आपको इमेजिनरी में लिखना है। द वर्ड इमेज ऑफन सजेस्ट अ मेंटल पिक्चर और अ विजुअल इमेजिनरी इन मोस्ट फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ इमेजिनरी इन लिटरेरी राइटिंग्स। कई बार जब आप राइटिंग है, कुछ भी आपको प्रोज दे रखा है, कुछ भी आपको सेक्शंस पढ़ने के लिए दे रखे होते हैं, तो उसमें आप एक चीज़ कॉमन देखते हैं कि आप जब उसको पढ़ते हैं ना तो एक पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होती जाती है। फेरी टेल आप पढ़ते हैं तो वो जो स्टोरी है ना वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्रिएट होती चली जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा, इतने सारे फ्लावर्स होंगे, ऐसी कुछ लाइफ होगी, चॉकलेट लाइफ होगी, कुछ इसी तरीके की चीज़ें जब आप इमेजिन करने लग जाते हैं। बट एन इमेज में ऑल्सो रिप्रेजेंट द साउंड, और जो इमेज है ना वो कई बार साउंड को भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे हॉर्न साउंड हो गया, स्मेल को भी, टेस्ट को भी। तो ये चीज़ें आपकी स्मेल और जो ये चीज़ें हैं इनको भी इमेजिन किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बोला करेला, तो आपकी जो टंग है ना उसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा ना कड़वा कड़वा टेस्ट आ गया होगा, तो बोलने से ही आपको ना वो चीज़ फील हो जाती है कि हाँ ये चीज़ कुछ ऐसा इसका साउंड होगा। टैक्टाइल एक्सपीरियंस, वहीं जब आइसक्रीम बोलते हैं तो अंदर से ही ना ठंडा ठंडा सा फील हो जाता है। तो इमेजिनेशन ये चीज़ का एक एग्जाम्पल है कि सच एज हार्डनेस हो गया, कोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और जो इंटरनल सेंसेशन होता है जब आपको भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, तो वो भी क्या है, एक इमेजिनरी का ही एक पार्ट होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। साइट का मतलब हो गया स्पार्कलिंग डायमंड, जो डायमंड चमकता है उसकी आंखों में चमक जाती है। हेयरिंग का मतलब हो गया श्रिंकिंग, सायरन हो गया, हॉर्न हो गया, कोई भी सायरन है जिसकी आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है। टेस्ट हो सकता है सॉल्टी हो सकता है, बटर्ड पॉपकॉर्न हो सकते हैं, तो वो टेस्ट हो गया। स्मेल की बात करें जैसे रॉटन एग्स हो गए, सड़े हुए अंडों की स्मेल हो गई है। टच की बात करें तो एक स्लिमी क्रिएचर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हैं और ये भी इमेजिनरी का ही एक पार्ट है। नाउ आपके ये फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपके पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती है वीडियो लाइक करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।